हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट किया था। अलजेब्रा के चैप्टर में यूज होने वाली आइडेंटिटीज को लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं और उन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, उसी कॉन्सेप्ट को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आज के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करना। अब एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी यहाँ यूज की जा सकती है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ भी यूज हो सकता है। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी यूज हो सकती है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, दैट मींस ए माइनस बी का होल क्यूब की एंटिटी भी बन रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास तीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी और तीन होल क्यूब्स की एंटिटीज, 6 होल क्यूब की एंटिटीज, दैट मींस टोटल 9 एंटिटीज बन रही है। और अगर एक ही क्वेश्चन में हम 9 एंटिटीज यूज करने लगेंगे तो फिर क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? दैट मींस ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से एंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब नॉनो एंटिटीज हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमारा पहला मोटो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना। दैट मींस न्यूमरेटर की किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर की वैल्यू से सिंप्लीफाई करना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी एक जगह पर प्लस या माइनस का साइन आता। तो हमारे पास फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब, न्यूमरेटर और ऐसा ही डिनोमिनेटर में भी। इसका मतलब हमें इन प्लस के साइन को एलिमिनेट करके किसी तरह से मल्टीप्लाई में लाना होगा ताकि हम इनको सॉल्व कर सके। अब मल्टीप्लाई में लाने के लिए हमारे पास अगर न्यूमरेटर में देखें तो पहला टर्म अगर हम ए क्यूब लें, सेकंड टर्म हम बी क्यूब लें और थर्ड टर्म को हम सी क्यूब लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कॉन्सेप्ट बन रहा है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। क्लियर? लेकिन a b c की अगर हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बात करें, न्यूमरेटर में तीन टर्म्स के क्यूब्स का सम अगर बन रहा है तब तीन टर्म्स के क्यूब का सम 3abc के बराबर होगा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। तो a की वैल्यू न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की वैल्यू न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों का सम अगर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। क्लियर? देखिए ये कैंसिल और ये एलिमिनेट, दैट इज वाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग दैट इज 0, दैट मींस a plus b plus c equal to 0 हो गया। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc। दैट मींस दैट वुड बी 3abc के अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर b एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर c का 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। दैट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यहाँ भी बन रहा है और ये भी 3abc के बराबर होगा अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। अब a प्लस b प्लस c अगर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देखें तो डिनोमिनेटर हर के अकॉर्डिंग हमने दे रखा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इन तीनों का सम देखते हैं, y कैंसिल, z कैंसिल, x कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, दैट मींस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है और अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 3a is x minus 5, b is y minus z और c is z minus x। दैट इज सिंप्लीफाई करना। अब ये मल्टीप्लाई में है, हम जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। तो फाइनली हमारे पास बचा x प्लस वाई
इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन विल बी दिस वन। ये इसका सिंपलेस्ट फंक्शन है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा 9 एंटिटीज होने के बाद भी हम केवल एक सिंगल एंटिटी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिस के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अलजेब्रा में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन और बनता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। अगर कभी भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज लाइक सपोज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, अगर कभी भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम आपको 0 दे दिया जाए, पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग अगर 0 दिया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम अगर कभी भी 0 दिया जाए, तो यहां जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं ए बी सी डी, इनके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन निकल सकता है क्या? इनके रिगार्डिंग कोई एक स्पेसिफिक कंक्लूजन जिसके बेसिस पर क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, और वो स्पेसिफिक कंक्लूजन, चलिए एबीसीडी की वैल्यूज को प्लेस करके देख लेते हैं। लेट ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब 1 एलिमिनेट हो जाए, इसलिए यहां पर -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे वो +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से एलिमिनेट तो होंगे ही नहीं। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो भी वो पॉजिटिव हो जा रही है, तो दैट मींस इनका सम 0 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 केवल और केवल एक ही स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन है कि अगर ईच ऑफ टर्म सेपरेटली 0 के बराबर ही हो जाए। अगर ईच ऑफ टर्म 0 के बराबर हो तभी इनका सम 0 हो सकता है, अदरवाइज और कोई सिचुएशन नहीं होती जिसमें इनका सम 0 हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम 0 केवल तभी होगा जब ईच ऑफ टर्म सेपरेटली 0 के बराबर होगा, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं बनती। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है चलिए उसको देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ a square plus b square plus c square upon ab plus bc plus ca is equal to 1, then find the value of a upon b plus c plus b upon c plus a plus c upon a plus b। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। नाउ एक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन के बेसिस पर एक फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अब ये तभी पॉसिबल है जब यहां से हम फंक्शन के अंदर से एबीसी की वैल्यूज को निकाल के प्लेस करें इसके अंदर, तभी कुछ हो सकता है। दैट मींस हमें अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना हो, और फंक्शन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन में सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिर एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जितना हो सकता है सॉल्व करते हैं। तो दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये बना। अभी भी इसमें कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में 0 हो जाए। नाउ आइडेंटिटीज के बेसिस पर अगर आपको याद हो तो ये एक स्पेसिफिक टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इस टर्म को रिप्लेस किया जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर के हाफ से। ये एंटिटी का टर्म था हमारा, दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर होगा अगर ये 2 ना हो, तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 2 एलिमिनेट हो जाए। तो दैट वुड बी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा। दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम 0 के बराबर हो गया, और अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम 0 के बराबर है तो दैट इज पॉसिबल ओनली इफ ईच ऑफ टर्म इज सेपरेटली 0। दैट मींस हर एक टर्म सेपरेटली 0 हो तभी ऐसा हो सकता है। दैट मींस a माइनस b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना b हो जाएगा। ऐसे ही अगर b माइनस c इक्वल टू 0 होगा तो b कितना हो जाएगा c के बराबर, और अगर c माइनस a इक्वल टू 0 होगा तो c कितना c a के बराबर हो जाएगा। a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर, दैट मींस तीनों आपस में बराबर हो गए। दैट मींस a b c सब आपस में बराबर,
और अगर सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो फिर हम एबीसी की कोई भी वैल्यू लेकर सॉल्व कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स अब हम एबीसी की वैल्यूज को अपनी तरफ से कुछ भी गेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब एबीसी तीनों आपस में बराबर है तो एबीसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो लेट सिंपली 1 ले लेते हैं। 1 प्लेस करने पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं, दैट इज 3/2, फंक्शन की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। अब ऐसे में 1 के अलावा कुछ भी प्लेस कीजिए, आंसर आपका 3/2 ही आएगा। लेट आपने 10 प्लेस कर दिए तो 10 प्लेस करने पर 10, क्योंकि एबीसी तीनों बराबर है तो सब वैल्यूज 10 10 हो जाएंगे। 10 10 एंड 10 10 दैट इज 10 अपॉन 20 हो जाएगा, 10 अपॉन 20 10 अपॉन 20 दैट इज 30 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 दैट इज ओके। इसका मतलब जब तीनों बराबर हैं तो फंक्शन के अंदर किसी भी वैल्यू को प्लेस करके सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x square plus y square plus z square minus 6x plus 8y plus 25 equal to 0, then find the value of x cube plus y cube plus z cube। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना हो। Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x square plus y square plus z square minus 6x plus 8y plus 25 equal to 0 एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन के थ्रू फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पॉसिबल तभी है जब फंक्शन से जो इक्वेशन दे रखी है वहां से हम x y z की वैल्यूज निकाल के इसमें प्लेस करें। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0, दैट्स द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें, इक्वल टू में 0 दे रखा है, स्क्वायर्स के टर्म्स हमारे पास हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो जाए तो पॉसिबल है कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए x का टर्म ये एलिमिनेट होना चाहिए, ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट होना चाहिए। तो x के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इसके साथ अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम 6x को ले लें तो ये 2ab का काम कर सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस एक टर्म मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, डेट मींस एक 3। अगर हमें 3 का स्क्वायर मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म बन जाए। लेकिन 3 स्क्वायर था नहीं, हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो इतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। दैट मींस इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे आगे देखें, वाई स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर के साथ अगर हम y को ले लें 8y तो ये परफेक्ट स्क्वायर अगर बन सके तो ट्राई करते हैं। तो y स्क्वायर दे रखा है, 8y को लिखा सकता है 2 इंटू 4 इंटू y, दैट मींस 4 का स्क्वायर अगर मिल जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। ओके, तो दैट मींस यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा बनता है 4 स्क्वायर प्लस किया अपनी तरफ से तो 4 स्क्वायर अपनी तरफ से माइनस भी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, इतना पोर्शन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। अब प्लस में 25 और दे रखा था, एज इट इज ले लेते हैं, दैट इज, और एक रह गया z स्क्वायर जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मींस ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। नाउ ये पोर्शन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab माइनस में इसलिए माइनस की एंटिटी बनेगी, एंड माइनस में 3 स्क्वायर इज 9। यहां पर प्लस में है 2ab इसलिए y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 प्लस 25 एंड प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25 प्लस 25 ये एलिमिनेट हो गया, एंड प्लस में हमारे पास y प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज का सम 0 के बराबर होगी। नाउ अगर ऐसा है तो ईच ऑफ टर्म शुड बी सेपरेटली 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही y प्लस 4 इक्वल टू अगर 0 हो तो y कितना हो जाएगा माइनस 4, एंड z स्क्वायर 0 तो दैट मींस z इक्वल टू 0। हमें x y z की वैल्यूज मिल गई। अब अपने फंक्शन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब में प्लेस करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस कर देना। तो x की वैल्यू है 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू है माइनस 4 क्यूब, एंड z है हमारे पास 0, प्लेस कर देते हैं, 0 का क्यूब 0 ही रहेगा। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस क्यूब माइनस होता है, दैट इज सिंप्लीफाई करना है
तो 64 और 25 का जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो 20 दैट इज 37, नेगेटिव वैल्यू बची, तो 37 हमारा आंसर हो जाता है। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus y plus z equal to 0, find the value of 1 upon x square plus y square minus z square plus 1 upon y square plus z square minus x square plus 1 upon z square plus x square minus y square। इस फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया और इसके लिए जो इक्वेशन हमें दी गई है दैट इज x plus y plus z equal to 0, ये एक इक्वेशन, और इक्वेशन एक्चुअली बहुत आसान सी इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज ऐसी गेस कर लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लें। तो दैट मींस एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम इजीली गेस कर सकते हैं। तो गेस करते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो एक्स वाई जेड की एक्चुअल वैल्यूज होंगी, उन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ट्राई करते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, वाई की वैल्यू सपोज हमने 1 ली, तो z माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा। अगर हम इसे 1 लेते हैं, इसे 2 लेते हैं, इसे 3 लेते हैं माइनस का, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं, ऐसे ही और भी ले सकते हैं। तो 2 3 5 माइनस 5 2 माइनस 2 0, बहुत सारे पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। इनमें से किसी भी पेयर की वैल्यू को उठाकर अगर हम अपने फंक्शन में प्लेस कर दें तो सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर में लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का साइन होने की वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। और अगर किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 0 से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जनरली क्वेश्चंस का आंसर इनफाइनाइट नहीं होता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेंगे। तो इट मींस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब इनमें से किसी भी पेयर को प्लेस करने से अगर डिनोमिनेटर में 0 आता होगा तो फिर हम उस पेयर को स्किप करके दूसरा पेयर लेकर आंसर निकाल लेंगे। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लेट पहला पेयर लेते हैं, ये वाला। तो एक्स की वैल्यू हमारे लिए 0 स्क्वायर 0 प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 प्लस सॉरी माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 0 से 1 को डिवाइड करने पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये पेयर हम नहीं ले सकते। ओके, ये वाला पेयर हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मींस एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये लेकर हम आंसर नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा, अगर पेयर ऑफ वैल्यूज के पेयर को फंक्शन के अंदर प्लेस करने पर प्लस से सेपरेटेड जितने भी टर्म्स हैं इनमें से किसी भी एक का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो उस केस में वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, और इनफाइनाइट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, दूसरा पेयर ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट पेयर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है 1 2 एंड माइनस 3। 1 2 माइनस 3 को लेकर के देखते हैं। तो x की जगह प्लेस करना हमें 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 नहीं आ रहा, प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर 4 प्लस जेड स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस दैट इज वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4। ये भी 0 नहीं, किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए अब जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो एक्चुअली हमारा फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ट्राई करते हैं। 4 प्लस 1 5 दैट इज माइनस 4 बचेगा, एंड प्लस 9 13 12 दैट इज 10 6, इतना बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम विल बी 12। 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 1 3, 12 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, एंड प्लस 6 से डिवाइड किया 2 1 2। सिंप्लीफाई करना तो माइनस 3 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने इस पेयर के थ्रू देखा आंसर हमारा 0 आया। नेक्स्ट पेयर से भी अगर ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो इसके थ्रू भी आंसर 0 ही आना चाहिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इस पेयर को देखें तो 1 अपॉन फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर 9 माइनस जेड स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस जेड स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 4, एंड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9। सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब सॉल्व करने पर आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो 1 अपॉन 9 4 13 तो माइनस 12 बचेगा, प्लस 1 अपॉन 25 9 34 30 बचेगा, एंड प्लस 1 अपॉन 25 29 दैट इज 20। इन सबका एलसीएम 60,
-5 plus 2 and plus 3, that is -5 plus 5 divided by 60. अगेन न्यूमरेटर 0 और 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करने पर 0 आता है. दैट मीन्स अगर आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर्स के को प्लेस करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप किसी भी पेयर को प्लेस कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा हमेशा. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन है इफ p q r is equal to 1, find the value of 1 upon 1 plus p plus q inverse plus 1 upon 1 plus q plus r inverse plus 1 upon 1 plus r plus p inverse. इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कितना होगा. ना इस बार हमें जो इक्वेशन दी गई है दैट इज पी क्यू आर इक्वल टू 1, और ये भी आसान सी इक्वेशन है. पी क्यू आर की वैल्यूज हम अपनी तरफ से गैस करें, प्लेस करें और आंसर निकाला जा सकता है. बस याद रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो. अब डिनोमिनेटर में सब जगह प्लस का साइन है तो 0 होने के चांसेस कम है. ओके, नाउ पी क्यू आर इक्वल टू 1. अब एक बात और याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होना चाहिए. साथ में अगर कभी भी वैल्यूज हम गैस कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम होल नंबर्स की वैल्यूज लें. फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम जहां तक हो सके अवॉइड करते हैं. ओके, तो पी क्यू आर की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिनकी मल्टीप्लाई के थ्रू 1 आ जाएगा. तो 1 into 1 into 1, दैट इज दिस वन. 1 1 1 1 1 होता है. दैट मींस पी क्यू आर तीनों की वैल्यू को हम 1 1 1 ले सकते हैं, दैट इज 1. हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को अवॉइड करते हैं. अदरवाइज अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज लेते तो 1 1/2 एंड 2 ऐसा लेते तो भी हमारा 1 आ जाता. लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज के थ्रू सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं. ओके, होल नंबर्स के थ्रू 1 1 1 सिंगल एक केस बन रहा है तो 1 ही वैल्यू प्लेस करके सॉल्व कर देते हैं. तो 1 अपॉन 1 प्लस p, p इज 1, q इनवर्स तो 1 का इनवर्स भी 1 ही रहेगा. नाउ 1 प्लस q 1, r इनवर्स 1, 1 प्लस r इनवर्स 1 प्लस सॉरी r1 एंड p इनवर्स इज 1. सॉल्व करना, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 1, 3/3 दैट इज 1. दैट मींस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है. आज अलजेब्रा की हमने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कब यूज करते हैं ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. जब इक्वेशन देकर फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि अगर आपको दी जाने वाली इक्वेशन आसान है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज गेस करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आसान नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होगी जिन्हें प्लेस करके हम फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, ट्राई कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू.